अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूं नादिया नकी। आने वाले इंतखाबात के लिए इंतखाबी अमल की निगरान के लिए जो केयर टेकर सेटअप बनना है उस पर आजकल मशावरत तेज़ी से जारी है। बहुत सारी खबरें भी गर्दिश कर रही हैं, बहुत सारी बातें की जा रही हैं, लेकिन गुज़िश्ता रोज़ आपने देखा होगा कि वज़ीर आज़म की मुलाकात जनाब आसिफ अली जरदारी साहब से भी इसी ज़िम्न हुई। ये आप कह सकते हैं कि एक तरह से पहले भी एक मुलाकात हुई थी, लेकिन वो नवाज शरीफ साहब और जरदारी साहब की हुई थी। सवाल है कि इत्तेफाक होना है किन चीज़ों पर। दो ऐसी चीज़ें हैं, एक है कि असेंबलियों की तारीख़, यानी वो तारीख़ जिस पर असेंबलियों को तहलील होना है, और दूसरा है कि इंतखाबात में कौन सा जो केयर टेकर सेटअप जो बनना है इंतखाब के लिए, वो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर कैसा होगा। अब बज़ाहिर तो यूँ लगता है कि अगर आप इस वक्त की जो मौजूदा इत्तेहादी हुकूमत है, इसमें जो शामिल जमातें हैं, बज़ाहिर इनमें किसी किस्म के डिफरेंसेस एज सच इन दो बातों पर तो नज़र नहीं आ रहे। तो असल मुद्दा क्या है? मेरे ख्याल से असल बात ये है कि ये इत्तेफाक होना है उन मुख्तदर हलकों के साथ कि इलेक्शन की तारीख क्या होगी और केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर कौन होगा। दूसरी जानिब आपने ये भी सुना होगा कि अब तवातुर से जो हुकूमत में बैठे लोग हैं वो ये कहते हैं कि नई मरदमशुमारी के तहत इंतखाबात नहीं होंगे क्योंकि उसमें वक्त लगेगा और इससे इलेक्शन में ताख़ीर हो सकती है। यानी कोई नहीं चाहता इस वक्त के इलेक्शन में ताख़ीर हो। मैं बात कर रही हूँ उन जमातों की जो इस वक्त हुकूमत में मौजूद हैं। तो इलेक्शन डिले होने का ये खौफ क्यों नज़र आ रहा है? इसी सारे मामलात पर तज्ज़िया कराएंगे अपने मोहतरम और सीनियर तज्ज़िया निगारों से। हमारे आज की इस नशिस्त में शामिल हैं मज़हर अब्बास साहब, तारुफ के मोहताज नहीं, इम्तियाज़ आलम साहब और मंसूर अली ख़ान साहब। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। मज़हर साहब, आपसे गुफ्तगू का मैं आगाज़ करूँगी। केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर, इसके हवाले से बड़ी पहले तो नाम गर्दिश कर रहे थे, उसके बाद जैसे जैसे अब निगरान सेटअप बनने के दिन करीब आ रहे हैं, वैसे ये बातें हैं कि जो भी केयर टेकर वज़ीर आज़म बनेगा उससे ये साफ वाज़े हो जाएगा कि आया जो निगरान सेटअप है वो तवील होगा या आइन के ऐन मुताबिक होगा। ऐसा ही है? जी शुक्रिया। मुझे नहीं पता कि कौन आ रहा है। कई नाम गर्दिश में हैं कि सियासी शख्सियत होगी या माहिर माशियात होंगे, लेकिन जो भी होगा वो मेरा ख्याल है सेटअप जो है वो तूल नहीं पकड़ेगा। मुझे नहीं लगता कि इलेक्शन में कोई गैर मामूली ताख़ीर होगी। चंद दिन चंद हफ्ते की ताख़ीर हो तो अलग बात है, अदरवाइज़ अनटिल अनलेस कोई नेशनल डिज़ास्टर ना हो जाए, मुझे नहीं लगता, क्योंकि बहुत कम गुंजाइश है कि इलेक्शन में ताख़ीर हो जाए, और अगर हो भी जाए तो इतनी लंबी हो। अच्छा। यानी वर्स्ट वाक़या जो है वो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत थी, लेकिन उसमें भी अगर आप देखें तो इलेक्शन में बहुत ज़्यादा ताख़ीर नहीं हुई उनकी शहादत के बाद भी। तो मुझे नहीं लगता कि इलेक्शन में ताख़ीर होने जा रही है। मुझे लगता यही है कि इलेक्शन मिड अक्टूबर या नवंबर में हो जाएंगे इलेक्शन, और जो भी आएगा, अगर ज़्यादा इम्कान इसी का है कि शायद अगर माशी टीम आती है वो तो बहुत कुछ मेजर रिफॉर्म्स होंगी, जैसे हमने मोइन कुरैशी साहब के पीरियड में देखी। कि अगर हम देखें कि वो जो अकाउंटेबिलिटी के हवाले से अगर किसी दौर में किसी इंटरम सेटअप में कोई मेजर ड्रास्टिक रिफॉर्म्स हुई हैं तो वो उन्हीं के पीरियड में हुई हैं। तो उस तरह की कोई चीज़ हो सकती है। अदरवाइज मुझे लगता है कि जो भी आएगा वो 90 या 60 डेज में इलेक्शन होंगे, और फिर जो भी ज़ाहिर है गवर्नमेंट आएगी वो अपने 5 साल पूरे करेगी। चलिए मज़हर साहब, आप तो पुरुमीद हैं, लेकिन सियासी जमातों में कुछ इबहाम नज़र आता है। मंसूर से पूछते, मंसूर ये खबरें तो गर्दिश कर रही हैं कि अगर कोई माशी यानी कोई टेक्नोक्रेट अगर आ जाता है तो वो जरदारी साहब और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की पहली चॉइस नहीं होगी, वो चॉइस कहीं और से होगी फिर। बहुत शुक्रिया नादिया। मैं काफ़ी हद तक तो वैसे मज़हर साहब की बात से एग्री करता हूँ। मुझे भी ये नहीं लगता कि इलेक्शन जो है वो डिले होंगे, लेकिन ये जो बात है कि अगर कोई मुआशी टीम आती है तो ये मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मर्जी से नहीं होगा। मेरे ख्याल में दो ऐसी वजारतें हैं पाकिस्तान के अंदर, एक वजारत खजाना और एक वजारत खारजा, बल्कि वजारत दिफा भी आप बीच में डाल दीजिए, 3 इसको कर दीजिए। मेरा नहीं ख्याल कि ये 3 जो हैं वो हमेशा जो भी हुक्मरान जमात होती है उसके 100% मर्जी के साथ जो है वो यहाँ पे लोग बैठते हैं।
या वो पूरी तरह इंडिपेंडेंटली जो है वो फंक्शन करती है। इसके अंदर कोई ना कोई इन्फ्लुएंसेस का मैं लफ्ज इस्तेमाल कर लेता हूँ, इसके अंदर कोई ना कोई इन्फ्लुएंसेस जो है वो चलते रहते हैं। हाँ, ये इन्फ्लुएंस आगे पीछे होता रहता है, कभी ज्यादा हो जाता है, कभी कम हो जाता है, केस टू केस वेरी भी करता है। लेकिन जो सूरत हाल है इस वक्त, जाहिर बात है आप एक IMF के स्टैंड बाय मुआहदे के अंदर अब आके खड़े हो गए हैं, जिसके अंदर IMF की टीम जो है वो खान साहब से मिल भी चुकी है, PTI से जाके मुलाकात भी उसने की है, और वहां पे इलेक्शंस के लिए डिमांड्स भी की गई हैं। सो मेरे ख्याल में मौजूदा सेटअप भी जो है, यानी मैं मौजूदा हुकूमत की बात कर रहा हूँ, PDM की, वो और पीपल्स पार्टी की, वो भी ये नहीं चाहेंगे कि इसको ज्यादा डिले किया जाए, क्योंकि मेरी नजर में PDM या पीपल्स पार्टी को भी इस बात का अंदाजा है कि जितनी देर से हम 9 मई के वाकये से दूर होते जा रहे हैं, उसका हो सकता है कि इफेक्ट जो है वो कम होना शुरू हो जाए। उसकी जो तपिश है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने महसूस की है, वो शायद उसका इफेक्ट जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाए। और मुझे ये लगता है, मेरे एक फीलिंग है मेरी, कि आने वाले हफ्तों में आप देखिएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो थोड़ी सी और एक्टिव होना शुरू होगी। और रिसेंटली शाह महमूद कुरैशी साहब और इनके दीगर रहनुमाओं के लिए भी कुछ आसानियां थोड़ी सी पैदा हुई हैं। मेरा ख्याल में थोड़ी सी स्पेस जो है वो आने वाले हफ्तों में भी इनको मिलेगी। एंड यस, आई बिलीव के इलेक्शन जो है वो आईनी मुद्दत के अंदर अंदर ही जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे। अच्छा, इम्तियाज आलम साहब, जिस तपिश का जिक्र कर रहे हैं मंसूर, और वो कह रहे हैं कि जैसे जैसे वक्त बढ़ेगा ज़ाहिर है इसकी तपिश भी कम होगी, और आप देख भी रहे हैं कि मौजूदा हुकूमत में मौजूद जमातें किसी सूरत नहीं चाहती कि इलेक्शन डिले हो। क्या खौफ क्या है कि मतलब ज़ाहिर तहरीक इंसाफ की टूट फूट हो गई, पहले हम ये कह सकते थे तहरीक इंसाफ की मकबूलियत का ग्राफ बहुत ज़्यादा है और वो ज़्यादा इनको एक टफ टाइम इलेक्शन में दे सकती है, अब किस किस्म का खौफ है? खौफ वही है जो पहले था, ये जो मेरे दो दोस्त बारसूख ज़राए तक जिनकी बहुत पहुंच है, ये बड़े खुशफहमी का शिकार है मेरा ख्याल है। मैं काश मैं भी इनकी खुशफहमी को शेयर कर सकता, लेकिन मेरा ख्याल है कि जो बड़ा कांटा है वो अभी नहीं निकला है 9 मई का। तो जब तक वो मैदान क्लियर नहीं होता है तो इलेक्शन के उफक पे अंधेरा रहेगा, गैर यकीनीपन रहेगा। दूसरी बात यह है कि अभी तक पावर स्ट्रक्चर में और जो इस्टेब्लिशमेंट है उनका क्या फ्यूचर का हाइब्रिड निज़ाम 2 का क्या प्लान है, वो अभी तक सामने नहीं आया है। उसके लिए ये जो कोलिशन की पार्टीज हैं ये अपनी अपनी दौड़ें लगा रही हैं, और इनके बस में नहीं है कि केयर टेकर कौन होगा। इसकी ऑलरेडी 2 शर्तें इसमें आ गई हैं। एक तो IMF का जो 9 माह का प्रोग्राम है वो ऐसा केयर टेकर सेटअप बनेगा जो उस पर पूरी तरह से अमल दरामद करे। सही। दूसरा ये है कि वो केयर टेकर सेटअप जो नया हाइब्रिड स्कीम बनने जा रही है, ये बनेगी जो हम देखेंगे शायद सितंबर में उसकी गुंचे खिलने शुरू होंगे, कुछ खिल गए हैं और कुछ मजीद खिलेंगे, तो पता लगेगा कि पॉलिटिकल गेम क्या बनने जा रही है। अच्छा। मुझे नहीं लगता कि अगले इंतखाबात बड़े आज़ादाना और मुनसिफाना होंगे। मुझे तारीख पे भी यकीन नहीं है कि ये नवंबर में हो जाएंगे। एक कि जिस तरह से इसका मसला जो है मरदमशुमारी का कारपेट के नीचे फेंका जा रहा है। मैं ये 2 बातें कहना चाहता हूँ मजीद। एक तो ये है कि अगला केयर टेकर सेटअप IMF के 9 महीने के प्रोग्राम तक तब्दील हो सकता है, क्योंकि पॉलिटिशियंस को पर यकीन नहीं है। IMF को माहदे के बाद भी उन्होंने बड़ा तशवीश का इजहार किया है। और दूसरी बात यह है कि ये इलेक्शंस मार्च तक जा सकते हैं। सही। वो उसकी वजह मैं आपको बता ही चुका हूँ कि अभी तक आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात, आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाब जिस तरह के पाकिस्तान में झुर्लू वाले होते रहे हैं, उसके लिए ज़मीन हमवार नहीं हुई है। इमरान खान अभी मैदान में मौजूद हैं, उनकी पार्टी भी मौजूद है। ओके, चला यहीं से आगे चलते हैं ना। मैं एक छोटी सी ब्रेक ले लेती हूँ। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो मजहर साहब और मंसूर साहब से यही पूछेंगे जो दोनों सोचते हैं कि इलेक्शन वक्त पर होंगे, इंतखाबात कब होंगे, केयरटेकर वजीर आजम कैसे बनेगा, किसकी मर्जी का होगा, इन सब पर बात कर रहे हैं मजहर अब्बास साहब से, मंसूर अली खान साहब से और इम्तियाज़ आलम साहब से। मजहर साहब, जो पहले तो 9 मई के कांटे के हवाले से आ जाते हैं, जो इम्तियाज़ साहब समझते हैं कि जब तक वो फैसला नहीं होता ये बहुत आगे चलना ज़रा मुश्किल लग रहा है। तो ख़ुद आपने देखा कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ये इल्ज़ाम लगा चुके हैं कि इलेक्शन होंगे ही
जब उनको नाअहल कर दिया जाएगा। तो सबसे पहले ये जो सवाल अब बड़ी तकवीत भी पकड़ रहा है कि 9 मई के बाद जो कुछ हुआ है, 2 माह गुजर चुके हैं, थोड़ा ऊपर ही गुजर चुके हैं, हमने तमाम तर बयानात देखे, प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, इदारों की जानिब से देखी, हुकूमत आज भी इसका जिक्र कर रही है, वज़ीर आज़म जिक्र कर रहे हैं, लेकिन जिसको वो मास्टरमाइंड बताते हैं उसको कानून के कटहरे में नहीं ला सके हैं। अब इसकी 2 रीज़न हो सकते हैं आपके नज़दीक। क्या वो शवाहिद की कमी है, क्या वो फैसला भी नहीं लिया जा सका कि कैसे किया जाएगा, या इसको निगरान सेटअप पे छोड़ दिया जाए, या फिर बात ये है कि कोई और 9 मई ना हो जाए, इसका भी खौफ है? देखिए, अब तक हो सकता है, मैं ज़ाहिर है किसी की क्लेम को या वो जो समझ रहे हैं उसको चैलेंज तो नहीं करूंगा कि अगर इम्तियाज साहब समझते हैं कि ये मार्च तक सेटअप खिंच सकता है तो क्या मार्च तक ये सारे मसले हल हो जाएंगे? मुझे नहीं लगता कि मार्च तक, अगर जो है पीटीआई के चेयरमैन डिस्क्वालीफाई भी हो जाएं, उनको सज़ा भी हो जाए, तो क्या उनका वोटर घर बैठ जाएगा? क्या पीटीआई बिल्कुल भी इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगी? और अगर ऐसा कोई सिनेरियो बनता है तो उस इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी क्या होगी? इलेक्शन की आप उसके बगैर इलेक्शन लड़ लें, आप पीटीआई के बगैर इलेक्शन लड़ लें, तो इलेक्शन तो पाकिस्तान जो है वो कभी भी नहीं हुए इलेक्शन में। और जिन इलेक्शन को हम मुनसिफाना कहते हैं वो भी इलेक्शन बड़े मैनेज थे, उसकी भी पॉलिटिक्स बहुत मैनेज थी। एक पार्टी एक पार्टी मशरक़ी पाकिस्तान से इलेक्शन नहीं लड़ रही थी और दूसरी पार्टी मगरबी पाकिस्तान में इलेक्शन नहीं लड़ रही थी। तो वो तो हम छोड़ दें, मतलब होने को तो कुछ भी हो सकता है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में पिछले 6 महीने से निगरान हुकूमत चल रही है, आइन में इसकी गुंजाइश है या नहीं है, इसकी परवाह नहीं है, तो आप घसीट लें। गैर आइनी तौर पे तो आप जब तक जी चाहे घसीट लें, लेकिन अदरवाइज़ इन पंजाब और केपी के अलावा हमें पाकिस्तान की सियासी तारीख में कोई एक मिसाल नहीं मिलती कि केयर टेकर गवर्नमेंट जो है वो अपनी मुकर्ररा मुद्दत से आगे गई हों। सही। और इवन अगर आप कोई फाइनेंशियल इमरजेंसी टाइप की चीज़ लगाएं, उसमें भी आप आइनी तौर पे सूबाई जो है असम्बलियाँ हैं उनके इंतखाबात को नहीं रोक सकते। हाँ बिल्कुल। मेरा नहीं ख्याल कि हम उस तरफ जाएंगे। अच्छा, ये ज़रूर बात ठीक है इम्तियाज़ आलम साहब की कि जो एक बड़ा जो कांटा है वो कांटा तो बहुत गहरा है और वो कांटा निकालना आसान नहीं है, क्योंकि ये वो दौर नहीं है कि जिस दौर में आप कंप्लीट ज़बाबंदी कर सकें। यानी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अगर किसी के नाम को नशर करने पर पाबंदी हो, कंप्लीटली कह दिया गया हो कि ये नहीं होगा, इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल नहीं होंगे, फ़लाँ शख्स के बारे में ये नहीं जाएगा, फ़लाँ पार्टी को इतनी कवरेज होगी, फ़लाँ पार्टी को, ये सब कह भी दें तो जिस ज़माने में हमने देखा है हुआ भी है ऐसा। लेकिन आज के ज़माने में तो वो फिर भी राब्ते में हैं। सही। आज के ज़माने में तो वो सोशल मीडिया के ज़रिए रोज़ाना खिताब कर रहे हैं, तो उनका मैसेज तो जा रहा है। अब वो आप उन्हें जेल में डाल देंगे, उनकी सिंपैथी और बढ़ जाएगी। आप उन्हें डिस्क्वालीफाई कर देंगे, उनकी सिंपैथी और बढ़ जाएगी। तो वो जो कांटा आप निकालना चाह रहे हैं वो कांटा तो रहेगा। ये कि किस तरीके से आप, क्योंकि जो दूसरी तरफ हो रहा है वो लोगों के लिए कोई अच्छा मैसेज नहीं जा रहा। आप मुझे बताएं कि किसने सेलिब्रेट किया है IMF को, सिवाय कारोबारी तबके के, सिवाय बिजनेसमैन के। लोगों के लिए तो इस मुल्क में वजीर आज़म कह रहे हैं कि जी ये सब करना पड़ेगा, चोरी ख़त्म करनी पड़ेगी। जो है वो वजीर आज़म अपनी ही हुकूमत से मुतालबात कर रहे हैं कि हमें ये करना पड़ेगा। तो लोगों के लिए तो कोई बयानिया नहीं है PDM की हुकूमत या उनकी जमातों के सामने। वो किस बयानिया के साथ इलेक्शन में जाएंगे? सही। अब ये जो मसला है ये उनके लिए एक बड़ा चैलेंज तो है, लेकिन ये मसला तो मार्च में भी हल होता नजर नहीं आ रहा। ओके, आपको नहीं नजर आ रहा। मैं यही चीज मंसूर तक लेकर जाती हूँ। मंसूर, कांटा गहरा है जैसे मजहर साहब कह रहे हैं, तो इस कांटे की मौजूदगी में इलेक्शंस किस तरह से सूट करेंगे PMLN और पीपल्स पार्टी खुसूसन? और अगर तहरीक इंसाफ पार्टिसिपेट कर रही है और लेट्स से कि उनके चेयरमैन को किसी तरह से वो नाअहल हो जाते हैं जो भी, तब भी तहरीक इंसाफ तो रहेगी ना।
क्या ये वजह है कि जो इलेक्शन डिले होने की बार बार एक प्रॉब्लम आती है कि भाई डिले नहीं होने चाहिए वक्त पर, अब उन्हें वक्त याद आ रहा है इस हुकूमत को, लेकिन सही आइडेंटिफाई किया मजहर साहब ने कि केपी और पंजाब में जिस हिसाब से केयर टेकर सेटअप तूल पकड़ता गया और आज तक कायम और दायम है, उस वक्त उनको ये नजर नहीं आया था? देखिए, मेरे ख्याल में मैं सिर्फ इस दो चार चीजें इसमें सिर्फ ऐड करूंगा कि एक तो मेरे ख्याल में हम बहुत ज्यादा ओवर हाइप दे रहे हैं इस बात को कि जी मतलब जाहिर बात हम खान साहब को कांटा कह रहे हैं कि जी वो कांटा बाहर है, कांटा जब तक हटेगा नहीं। अकेला आदमी, जाहिर बात है खान साहब एक पॉपुलर लीडर है, आई एग्री विद दैट, लेकिन खान साहब को भी इस बात का पता है कि अकेले मैं इस तरह इलेक्शन नहीं लड़ सकता, मुझे कैंडिडेट चाहिए, मुझे इलेक्टेबल्स चाहिए। 2018 की भी सूरत हाल आपके सामने है, अगर वो सारे इलेक्टेबल्स खान साहब के साथ ना होते तो खान साहब हुकूमत नहीं बना सकते थे। अब आप इसको ऑब्वियसली हम इस पर डिबेट कर सकते हैं, बड़ा पूरा एक प्रोग्राम डिस्कस हो सकता है कि क्यों हमारे इस पूरे सेटअप को जो है वो इलेक्टेबल्स की जरूरत है, लेकिन है। आपको चाहे अच्छा लगे चाहे बुरा लगे, ये प्रेसिडेंशियल सिस्टम नहीं है, ये एक पार्लियामेंट्री सिस्टम है जिसमें आपको टिकट होल्डर्स की जरूरत है। उन टिकट होल्डर्स को आगे पोलिंग एजेंट्स की जरूरत है जिन्होंने बैठ के पोलिंग करनी है, कैंपेनिंग चलानी है। आपको कम से कम एक हल्के के अंदर 2 से 2,500 आदमी चाहिए जो आपकी टीम हो, जो बैठ के उस दिन इलेक्शन लड़ता है। यानी आप ये कह रहे हैं कि चाहे कितना भी मकबूल लीडर हो, ये सारे लवाजमात होना जरूरी हैं। ये अगर देखिए, मैं सिंपली इसको चले आसान अल्फाज में कहता हूँ कि अगर कोई ये समझता है ना खान साहब के बारे में कि जी खान साहब खंबे को भी टिकट देंगे तो खंबा जीत जाएगा, वो वाली स्टेज नहीं है, ये वो वाली स्टेज नहीं है। आई एग्री ही इज पॉपुलर, बट ही इज पॉपुलर इन सर्टेन पॉकेट्स, अर्बन एरियाज के अंदर, केपी के अंदर, ये वो एरियाज हैं जहाँ पे उनकी स्ट्रेंथ है। यही खान साहब अभी बाहर ही है ना, तो आपने कराची के अंदर आपने इलेक्शन करवा लिया, लेकिन वहां पे फिर भी जो माइनॉरिटी थी वो अपना मेयर लाने में कामयाब होगी। आप दिस इज द स्टिंक इन आवर सिस्टम, दिस इज द अगलीनेस ऑफ आवर सिस्टम। और इस अगलीनेस को देखते हुए, इस बदबूदार सिस्टम को देखते हुए मैं ये बात कह रहा हूँ कि खान साहब की बाहर होने को जो है वो कुछ ज्यादा ही ओवर हाइप हो गई। खान साहब बाहर है, पता नहीं क्या हो जाएगा, खान साहब को अंदर करना बहुत जरूरी है। मेरा नहीं ख्याल, मेरे ख्याल में बहुत से ऐसे फंडामेंटल्स हैं, बहुत से ऐसे प्रेशर कुकर्स हैं, ऐसे फिल्टर्स हैं जो यहाँ पे एक पॉपुलर आदमी का रास्ता रोकने के लिए हमारे सिस्टम में मौजूद है, और ये सब लोग इसके बेनिफिशियरी रहे हैं। मौजूदा हुक्मरान भी, साबिक हुक्मरान भी, आने वाले हुक्मरान भी, उनको पता है कि ये फिल्टर्स ने जब हमारे लिए काम करना हुआ ना तो वो हमें कुर्सी तक पहुंचा देंगे। अब आप देख लीजिए ना, मिसाल के तौर पर गिलगित बल्तिस्तान के अंदर क्या हुआ, गिलगित बल्तिस्तान के अंदर मेजॉरिटी थी, माइनॉरिटी में तब्दील हो गई। आजाद कश्मीर के अंदर क्या हुआ आपके सामने है। सो मेरा ख्याल में अगर खान साहब नहीं भी अंदर जाते तो ये सिस्टम, इसके अंदर ऐसे मैकेनिक्स मौजूद हैं कि वो आप पूरे के पूरे इंजन को जो है ना तब्दील करके रख देंगे। अच्छा मंसूर, यहाँ पर मैं एक छोटी सी ब्रेक लेती हूँ और फिर ब्रेक से वापस आकर यहीं से आगाज करेंगे। इम्तियाज साहब, मुझे ये बताएगा कि एस्टैब्लिशमेंट का क्योंकि जिक्र होता है और मैंने जैसे कहा कि उनका कहीं ना कहीं, जैसे मंसूर ने भी कहा ना, 3 वजारतों का भी जिक्र कर दिया उन्होंने कि यहाँ पे इन्फ्लुएंस जरूर होता है। चलें, अगर अमल दखल नहीं तो इन्फ्लुएंस जरूर है। पिछली एस्टैब्लिशमेंट के बारे में खुद खान साहब जो है वो कह चुके हैं कई बार कि किस तरह से वज़ीर आज़म के तौर पर उनको फंक्शन करने की इजाज़त थी, लेट्स से, मतलब इन अ नटशेल। अब की अगर आप एस्टैब्लिशमेंट को देखें या आपकी मौजूदा हुकूमत को देखें तो क्या ममासलत आपको नज़र आती है? सेम पेज तब भी था, सेम पेज आज वज़ीर आज़म भी बार बार उसी तरह तारीफ करते नज़र आते हैं, कुछ बदला है? नहीं, पहले से ख़राब हो गया है। और फौज ने जो ऐलान किया था कि वो सियासत से दूर रहेगी, इमरान खान ने फौज को धक्के मार मार के और इश्तियाल दिला दिला के, पहले गले मिलने के लिए, फिर बिल्कुल उन्हें उखाड़ने के लिए, जिस तरह वो चल पड़े थे, उससे फौज को मजबूर कर दिया उन्होंने। मैं उन्हें ब्लेम करूँगा कि वो ये जो 9 मई था, इसका ये जो एक एडवेंचरिज्म था, मुहिम जो थी, हम सारी ज़िंदगी जमहूरियत के लिए और सिविलियन बालादस्ती के लड़ते रहे हैं। इस तरह सिविलियन बालादस्ती कायम नहीं होती चंद पत्थर फेंक देने से, एक आध बिल्डिंग जला देने से। ये तो पूरे सिस्टम को बदलने की बात है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं अपनी पिछली बात पे का तजिया जो मेरा था वो कॉशन के लिए था। मैं समझता हूँ कि इमरान खान का एक सियासी हवा जो बनाया गया है उतना बड़ा नहीं है उतना बड़ा नहीं है कि वो फैसला कौन होगा। लिहाजा मैं समझता हूँ कि बेहतर रास्ता यही है कि सारी पार्टियों को बशमूल इमरान खान और PTI के सबको इंतखाबात में मुनसिफाना शिरकत की
मौके होने चाहिए और कोई बंदिश नहीं होनी चाहिए, वरना इंतखाबात पे सवाल उठ जाएगा। और वो जो बनेगी वो भी उसकी क्रेडिबिलिटी नहीं होगी। दूसरी बात यह है कि मैं अगले 3 महीने क्या 4-5 महीने में भी इमरान खान को अदालतों से डिस्क्वालीफाई होता नहीं देख रहा। उनके खिलाफ फैसले भी आ गए, उस पर हाई कोर्ट अपील चली जाएगी, फिर सुप्रीम कोर्ट में अपील चली जाएगी। तो इमरान खान भले जेल के अंदर हों या बाहर हों, मैदान में रहेंगे, उनकी पार्टी भी रहेगी। ये लेना बात है कि कुछ क्रिएटिव तरीके इस्तेमाल करें कि भाई अच्छा इमरान खान मंदिर से हट जाएं तो कोई शाह महमूद कुरैशी जैसे लोग जो हर वक्त तैयार रहते हैं को ऑप्ट होने के लिए, वो पीटीआई जो इमरान खान वाली है उसे संभाल ले। तो बड़े तरीके हैं। लेकिन जो ये बात है कि मैं एक जो बात करना याद दिलाना चाहता हूँ अपने दोस्तों को भी, कि ये हमारे सियासी बहरान से बहुत बड़ा बहरान है, रियासत के सर्वाइवल का और मईशत का। ये आप IMF के प्रोग्राम पे के बाद नींद की मीठी नींद न सो जाए, बल्कि ये है कि अगले 5 से 7 साल तक पाकिस्तान माशी भंवर में रहेगा। कोई हुकूमत, अगली सियासी हुकूमत मुस्तहकम नहीं होगी, उस पर अवाम की तरफ से मुसलसल दबाव रहेगा और अवाम की बदहाली में इजाफा होता जाएगा, महंगाई में भी, और अगले साल की प्रोजेक्शन भी अच्छी नहीं है। मदर साहब ये बताइएगा कि पहले तो इस पे कमेंट कीजिएगा, आपको लगता है किसी किस्म का कोई ट्रस्ट डेफिसिट एज वी अप्रोच टू द इलेक्शंस बिटवीन ये जो हुकूमत में बैठी जमातें हैं एंड द एस्टैब्लिशमेंट, आपको कहीं नजर आ रहा है? पहले तो इस पे कमेंट कीजिएगा, फिर हम जरा आते हैं नवाज शरीफ साहब की वापसी पर कि उससे क्या कुछ हो सकता है। देखिए, एक बात तो जो हम तीनों गुफ्तगू कर रहे हैं या हम चारों गुफ्तगू कर रहे हैं, एक बात तो बहुत वाज़ेह तौर पे नज़र आ रही है ना, कि ये इलेक्शन फ्री एंड फेयर नहीं होंगे। अगर ये इलेक्शन फ्री एंड फेयर नहीं होंगे तो किसी का खौफ है? क्यों नहीं होंगे? किसी का तो खौफ है ना, जिसकी वजह से हम ये कह रहे हैं कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर नहीं होंगे। और अगर ये है तो फिर जाहिर है उसके कॉजेज यही हो सकते हैं कि अगर बिल्कुल फ्री हैंड दिया जाए इन इलेक्शंस में तो इस चीज़ के इम्कान को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि एक पार्टी जो है वो चाहे वो सिंपल मेजॉरिटी ना ले, लेकिन वो सबसे बड़ी अक्सरियती पार्टी बन के उभर सकती है। ज़्यादा इम्कान इसी चीज़ का है कि पाकिस्तान में एक हंग पार्लियामेंट आएगी और पोस्ट इलेक्शन कोalition बनेगी। अब वो पोस्ट इलेक्शन कोalition PDM की और पीपल्स पार्टी ही के दरमियान बन सकती है, दीगर छोटी जमातों के दरमियान बन सकती है, क्योंकि जो PTI ने इतने ज़्यादा दूरियां पैदा कर दी हैं बाकी जमातों से अपनी, कि कोई जमात उनके साथ मिलकर कोलिशन बनाने में कंफर्टेबल नहीं फील करती, क्योंकि 2018 में भी उनको एस्टैब्लिशमेंट ने ही वो कोलिशन पार्टनर्स दिए थे। लेकिन 2018 के मुकाबले में जो कि पिछले 15 महीने की कारकर्दगी रही, उसी ने उनको फ़ायदा पहुंचाया और किसी चीज़ ने कोई एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन या उनके अपने दौर से उनको फ़ायदा नहीं पहुंचा है। ये मौजूदा हुकूमत की गलत पॉलिसियों की वजह से उनको एक अपलिफ्ट मिला है, जो कि बिल्कुल डाउन था जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आई थी। लेकिन आज जो मसला है सामने, चाहे वो इस्टेब्लिशमेंट हो या दीगर जमातें हों, वो तो है ही है। तो पॉलिटिक्स जो रिवॉल्व कर रही है आज भी, वो उसी सिनेरियो के गिर्द रिवॉल्व कर रही है कि उनकी क्या पोजीशन होगी। जाहिर है, मैं मंसूर की बात से एग्री करता हूँ कि ऐसा नहीं है कि वो यहाँ से कराची से लेकर खैबर तक वो कोई स्वीप कर जाएंगे, लेकिन इस चीज़ का इम्कान है कि अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुए, फ्री हैंड मिला, लेवल प्लेइंग फील्ड हुई, तो वो सबसे बड़ी जमात बन के उभर सकती है इस चीज़ में। अब ये कितनी बदकिस्मती है मजहर साहब कि हर इलेक्शन से पहले किसी एक जमात इस बात का तकाजा करती है कि लेवल प्लेइंग फील्ड मिले। मतलब ये देखिए ना कि अगर हम ये कह रहे हैं कि अगर वो अकेले भी हुए तो वो उनको उतने लोग नहीं मिलेंगे हर जगह, बिल्कुल ठीक बात है कि इलेक्शन सिर्फ एक आदमी की पॉपुलैरिटी पे बेस नहीं करता, सिर्फ वोटर की सपोर्ट पे बेस नहीं करता। पोलिंग स्टेशंस, पोलिंग एजेंट्स, ये सारे आपके होने की जरूरत है। Absolutely. और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है? उसकी वजह से उनका अनपॉपुलर होना नहीं है, उसकी वजह सीधी सी ये है कि वो दबाव है, वो प्रेशर है, घरों से लोगों का उठाया जाना है, उनको उनके अंदर वो खौफ डालना है। मैं आपको कराची में बेशुमार मिसालें दे सकता हूँ
कि जिनके लोगों को कोई अगर खातून है उसके हस्बैंड को उठा लिया गया, सही, उसको खुद उठा लिया गया, ये सारी चीजें रहती हैं तो ये बात तो अपनी जगह एस्टैब्लिश है ना। फिर जो भी नताइज आए, इलेक्शन जो भी हो, लेकिन उसको हम फ्री एंड फेयर इलेक्शन तो नहीं कहेंगे, और अगर फ्री फेयर इलेक्शन नहीं होंगे तो उसका कॉज सिर्फ एक ही होगा। उसका कॉज सिर्फ एक ही होगा। जी मंसूर, मुझे एक बात करने की इजाजत दें। जी जी इम्तियाज साहब ऐड कीजिए। फिर ये मेरा ख्याल है कि इमरान खान की पॉपुलैरिटी की ओवर प्रोजेक्शन है। इमरान खान को जिन हलकों में चाहेंगे, खासतौर पंजाब केपी में, हर जगह उन्हें एक नहीं 10 उम्मीदवार मिल जाएंगे, जो मर्जी हो जाए, और बल्ले का निशान वहाँ होगा। उनका वोकल एलिमेंट उनके पोलिंग स्टेशन भी संभाल लेगा। लेकिन इमरान खान की जो वोट की जो बेस है, सोशल बेस, वो बड़ा महदूद है। 25-12 करोड़ लोगों ने वोट देना है, उसमें किसान भी हैं, मजदूर भी हैं। इनकी वहाँ पे अपील नहीं है, और ख़ास तौर पे दही इलाकों में वैसी सपोर्ट नहीं है, पंजाब में भी वैसी सपोर्ट नहीं है। तो अगर ये बात कर रहे हैं मज़हर अब्बास, अगर इंतखाबात में किसी पार्टी को आप बाहर न करें, फाउल प्ले न करें, सबको मौका दें, तो मैं समझता हूँ कि इमरान खान की पार्टी नंबर 1 पार्टी नहीं होगी। ये ऐसी गलत असेसमेंट है। ओके, और लेकिन मैं ये भी दावा नहीं कर सकता कि भाई ये बाकी कौन सी पार्टियों को क्या क्या मिलेगा, मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन ये जो इशू बनाया गया है, ये मीडिया और सोशल मीडिया में ज्यादा प्रोजेक्टेड है, रियलिटी का इससे कम ताल्लुक है। यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक ले लेती हूँ, ब्रेक के बाद जरा अहम मौजू पर डिस्कशन जारी रखेंगे। ये हमारे लास्ट जो मुद्दा जिस पे मैं डिस्कशन करना चाहूँगी, बिकॉज वी हैव लिटिल टाइम। मंसूर, शहबाज शरीफ साहब के लिए कहा जाता है कि वो एक काबिल कबूल वज़ीर आज़म रहे। 1.5 साल के अंदर जो उनकी परफॉर्मेंस रही है, जो राब्ते रहे हैं, जो तारीफ़ें रही हैं, वो बहुत अच्छी तरह से उन्होंने परफॉर्म किया है। अब नवाज शरीफ साहब की वापसी के लिए भी तमाम तर चीज़ें तैयार हैं। क्या देख रहे हैं उनके वापस आते ही शहबाज शरीफ साहब ज़्यादा काबिल कबूल या नवाज शरीफ साहब in terms of working with the establishment as well as Zardari साहब? काबिल कबूल to the establishment आप कह रही हैं? अच्छा, काबिल कबूल to the establishment तो डेफिनेटली, अगर मैं तीनों का मुआवजा करूं, शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब और आसिफ अली जरदारी, तो डेफिनेटली इसके ऊपर टॉप पे जो है वो शहबाज शरीफ साहब ही आएंगे। बट मेरा दोबारा, चूंकि वी आर टॉकिंग अबाउट द सिस्टम एंड दीज इलेक्शंस, माय पॉइंट इज के विल ही बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द पीपल? क्या पाकिस्तान के अवाम के वजीर आजम होंगे? क्या ये ऐसे वजीर आजम होंगे जिनको लोग कह सके हाँ मैं इसके साथ कनेक्ट करता हूँ, यही मेरा रहनुमा है, यही मेरा लीडर है? या क्या लोग ये कह सकेंगे हाँ ये कल को जो फैसला लेगा मुझे मंजूर है, अगर इसने मेरी बिजली महंगी भी कर दी तो मुझे मंजूर है, ये जाके अगर यूनाइटेड नेशंस में कोई भी स्पीच करेगा तो मुझे मंजूर है, अगर इसने कल को भारत के साथ मुज़ाकरात करने की बात की तो सोच समझ के की होगी, मुझे इसकी बात मंजूर है। मेरे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि क्या पाकिस्तान के ये 25 करोड़ अवाम इस शख्स को, जिसको भी कल को वो अपना वजीर आजम बनाते हैं, क्या उनके लिए काबिल कबूल है या नहीं है? मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि वो एस्टैब्लिशमेंट के लिए या इस सिस्टम के लिए काबिल कबूल है। कितनी देर तक, आखिर 75 साल हो चुके, कितनी देर तक हम इस तरह के प्राइम मिनिस्टर ला के रखते रहेंगे? आपके यहाँ पे मतलब बाजी के अंदर जफरुल्लाह जमाली साहब जैसे लोग और मोइन कुरैशी साहब जैसे लोग आए और जाहिर बात है लाए गए, लाके इंस्टॉल किए गए, बट वर दे कनेक्टेड विद द पीपल? मेरा सवाल सिर्फ वही है कि ये सिस्टम आज भी उतना ही, दोबारा मैं लफ्ज इस्तेमाल करूंगा, सॉरी टू यूज दैट वर्ड, बदबूदार है कि वी आर टॉकिंग अबाउट ऑप्शंस हु आर नॉट कनेक्टेड विद द। मैं एक एग्जांपल लाहौर के हवाले से देता हूं। मैं लाहौर से आपसे मुखातिब हूं। लाहौर में आज अगर पूरे लाहौर से नून लीग का गढ़ समझा जाता है ना लाहौर, मुस्लिम लीग नून का हेडक्वार्टर यहाँ पे है, जाती उमरा यहाँ पे है, पूरा शरीफ खानदान यहाँ पे है। आज अगर लाहौर के अंदर शहबाज शरीफ या इमरान खान के लिए एक पोल किया जाए लाहौरियों से कि बताइए आपका वज़ीर आज़म कौन होना चाहिए, आई कैन राइट इट वेरी क्लियरली कि इट विल बी इमरान खान, कि जी इमरान खान शुड बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री फ्रॉम लाहौर। लाहौर वुड वोट फॉर इमरान खान। लेकिन जाहिर बात है सिस्टम को अभी वो एक्सेप्टेबल नहीं है। सिस्टम कहेगा कि नहीं, इट शुड बी शहबाज शरीफ। लेकिन इसकी वजह क्या है कि क्यों शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ से वो कनेक्ट नहीं बचा? वो भी पहले प्राइम मिनिस्टर के तौर पर रह चुके हैं। नवाज शरीफ साहब ने 3 दफ़ा के वजीर आज़म रह चुके हैं, 2/3 मेजॉरिटी, सब कुछ रहा है। व्हाई आर दे नॉट एक्सेप्टेबल? द ट्रस्ट डेफिसिट मतलब वो फॉर एग्जांपल 3.5 साल का, 3.5 पौने 4 साल का जो पहला हाइब्रिड निजाम था और उसके अंदर उसके बाद
इट एंडेड इन अ वेरी अगली डाइवोर्स विद इमरान खान। मतलब जो सूरत हाल देखी, तो आपके ख्याल में इस वक्त वो लोग किस तरह देख रहे होंगे? वो ये देखेंगे कि अच्छा हमने इससे जान छुड़ाई है, तो इसी के जो पुराना एडिशन था, मतलब इन टर्म्स ऑफ एस्टैब्लिशमेंट्स बेबीज, तो हम दूसरा भी ला के अपने सर के ऊपर इसी तरह बिठा दें, तो व्हाई वुड दे डू दैट? और दूसरी बात, मेरा ख्याल में, मैं यहाँ पे नून लीग के हवाले से भी बात करना चाहूंगा, मेरा ख्याल में नून लीग के अंदर भी ये एहसास है कि अगर एक गाड़ी फर्स्ट क्लास चल रही है, वो कहते हैं ना, इफ इट्स नॉट ब्रोकन डोंट फिक्स इट। तो अगर एक आपकी केमिस्ट्री अच्छी वाली फर्स्ट क्लास चल रही है विद यंगर ब्रदर शहबाज शरीफ के साथ चल रही है, तो ऐसे बिला वजह उसको खराब करने की जरूरत क्या है? इस बात की जिद करने की कि नहीं हमें नहीं पता नवाज शरीफ को चौथी दफा वजीर आजम बनाए। मेरा नहीं ख्याल नून लीग वहां तक जाएगी। एंड मैं ये भी समझता हूं कि अगर नून लीग वहां तक नहीं जाती और ये मान जाती है कि हाँ जी ठीक है हमारे कैंडिडेट शहबाज शरीफ ही होंगे, आई डोंट इवन देन सी नवाज शरीफ कमिंग बैक। मैं नहीं समझता, क्योंकि नवाज शरीफ साहब, जो हमें वहां से सोर्सेज से कुछ पता लगा है लंदन से, वो ये कि जो शख्स अपने भाई की हुकूमत में अभी वापस नहीं आए, तो आपके ख्याल में जब वो निगरान सेटअप आ जाएगा और जब इनके अपने भाई सगे भाई जो वजीर आज़म नहीं होंगे, तो उस वक्त आ जाएंगे वो। व्हाई वुड ही रिस्क इट? सो अगर अनलेस और अनटिल उनको प्राइम मिनिस्टर की सीट सामने कंफर्मेशन के साथ नजर ना आ रही हो, मेरा ख्याल में तो मियां साहब वापस भी नहीं आएंगे। हाँ मजहर साहब, लास्टली वी हैव लाइक 40 सेकंड्स। आप क्या देख रहे हैं नवाज शरीफ की वापसी? जिस तरह मंसूर ने कहा, इसी तरह है कि अगर वजीर आजम की कुर्सी पक्की तो आने को तैयार, वरना बिल्कुल नहीं। जी ऐसा ही है। ये तो तय हो गया ना कि वो अपने भाई की हुकूमत में नहीं आए वापस। यानी अगर हम देखें तो 12 अगस्त तक तो नहीं आ रहे वो, तो ये तो तय हो गया कि उन्होंने जो साहब अपनी ही हुकूमत में वापस ना आए, इस खौफ से कि वो दोबारा गिरफ्तार हो जाएंगे, और क्या खौफ हो सकता है उनके अंदर कि वो दोबारा गिरफ्तार हो जाएंगे, वो बिल्कुल भी ये रिस्क नहीं लेंगे जब तक उन्हें 110% यकीन ना हो। और मेरा ख्याल है कि मुस्लिम लीग नून के अंदर भी ये सोच पाई जाती है कि मियाँ साहब भले उधर रहें, एक रहबर के तौर पे वो काम करते रहें, लेकिन बेहतर ये है कि इस सिस्टम को यहीं इसी तरीके से चलने दिया जाए। लेकिन बहुत शार्प डिवीज़न है मुस्लिम लीग में इस हवाले से। अच्छा। और अगर मियाँ साहब नहीं आते हैं तो बहुत से जो मुस्लिम लीग नून के लोग हैं उनके अंदर ये मायूसी भी आएगी, जो कि जाहिर है एक तरीके से एंटी शहबाज तस्वुर किए जाते हैं। अच्छा, वेरी क्विकली मजहर साहब, आपको लगता है कि 110% जो वो नहीं आए, जाहिर है अपने भाई की हुकूमत में, वो 110% यकीन दहानी शहबाज शरीफ अपने बड़े भाई के लिए ले भी नहीं सके? नहीं, वो क्यों लेंगे? मेरा नहीं ख्याल कि वो लेंगे भी, लेकिन उससे हट के देखिए जो इम्तियाज साहब बात कह रहे थे ना कि वो बात उनकी हो सकता है ठीक हो, लेकिन क्या सपोर्ट बेस क्या है? सिर्फ अर्बन सपोर्ट बेस नहीं है खान साहब की, दो तीन तरह की सपोर्ट बेस है। एक यूथ की जो है वो ओवरवेलमिंगली सपोर्ट है उनको, दूसरी उनकी भी सपोर्ट है जो शायद पीटीआई के चेयरमैन को पसंद नहीं करते, लेकिन वो एक रिएक्शन में, एक रद्द-ए-अमल के तौर पे उनको सपोर्ट करेंगे। तीसरी वो जो महंगाई से तंग है, वो जिनके लिए कोई रिलीफ नजर नहीं आता, वो उनके साथ जाएंगे बाय डिफॉल्ट। मजहर साहब, अनफॉर्चुनेटली वक्त खत्म हो गया है बिल्कुल प्रोग्राम का, लेकिन बड़ी दिलचस्प नशिस्त रही, ठीक उसी तरह जिस तरह पाकिस्तान की सियासत बड़ी दिलचस्प रहती है। आने वाले दिनों में क्या फैसले होंगे ये तो वक्त ही बता सकता है, लेकिन तमाम मामले जिस तरह से समझ जाता है कि बड़े आसानी से तय हो जाएंगे, आज की नशिस्त से ये समझ में आता है कि ये इतने आसान मामलात भी नहीं। खैर, इस वक्त के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।